एम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की कृतिका और आज मैं आपको पहले पढ़ाने जा रही हूँ उसका प्रथम पाठ माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। बच्चों, पहले मैं आपको उसके पाठ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में जो लेखक हैं माता का अंचल में इन्होंने जो शैशव काल की, जो बचपन की शैशवीय क्रियाकलापों को रेखांकित किया है, जिसमें माता पिता का स्नेह, शिशु मंडली द्वारा मिलजुल कर खेले जाने वाले खेलों को उद्धृत किया है। लेखक ने यह भी बताया कि शिशु का जो पिता है वो भले ही उसके साथ ज्यादा समय बिताता है, लेकिन जैसे ही, और वो दोनों आपस में प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन जैसे उस पर कोई आपदा पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, तो उसको माँ का आंचल ही याद आता है। तो वो ये बताना चाहता है कि पिता से अधिक माँ की गोद प्रिय और रक्षा करने में समर्थ होती है। ये ऐसा बच्चे करते ही हैं। कभी कहते ना चोट लगती है तो आप बोलते हैं उई माँ, उई पापा, कोई नहीं कहता। तो वो इसलिए बता रहा है कि माँ एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा आपको, कभी भी आप मुसीबत में होंगे तो आपको सबसे पहले माँ ही याद आती है। चलते हैं। लेखक बचपन से ही पिता के साथ अधिक रहता था। माता से उसका दूध पीने तक का संबंध था। पिताजी नहा धोकर जब पूजा पर बैठते, साथ ही लेखक को भी नहला धुलाकर पूजा में शामिल कर लेते। माथे पर भभूत लगाते थे और सिर पर लंबी लंबी जटाएं तो थी ही, उन पर भभूत लगाने से कह रहा मैं ऐसा लगता था जैसे मैं भंबोला बन गया हूं, शिव जी बन गया हूं। फिर पिताजी प्यार से उसे भोलानाथ ही कहते थे। पिताजी रामायण का पाठ करते थे और जो लेखक है, जो कि लेखक का जो नाम है वैसे तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन वो जो है उसे भोलानाथ प्यार से कहते थे। पिताजी जो लेखक है वो अपने पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहता था। अब ये क्या करता था, जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो ये बैठ के आईने में अपना मुंह देखता रहता था। कौन? लेखक हमारे। पिताजी के देखने पर जब पिताजी उसकी तरफ देखते तो वो एकदम शर्मा जाता और जैसे ही पिताजी हंसते थे इस बात पे पिताजी की हंसी छूट जाती। पूजा पाठ के बाद पिताजी अपनी राम नामा बही में राम राम लिखते। एक पहले करते थे लोग, एक पुस्तिका जैसी होती थी उसमें राम 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 लिखते थे और वो उनकी कोई काउंटिंग होती थी कि कभी एक दिन में 101 बार लिखना है और इतने हजार हमें पूरे करने हैं। इसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा पर जाकर आटे की एक एक गोली फेंक कर मछली को खिलाते। उस समय लेखक कह रहा है मैं उनके कंधे पर बैठा होता था। पिताजी की गोली फेंकना देखकर मुझे बड़ी हंसी आती थी। गंगा से वे जब लौटते तो पिताजी रास्ते में झुके पेड़ों की डाल पर बैठाकर लेखक को झूला झुलाते थे। कभी कभी कह रहा हमसे कुश्ती भी लड़ते थे और कुश्ती में खुद जानबूझ के नीचे गिर जाते थे। मैं उनकी छाती पर बैठकर उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। वे मूछें छुड़ाकर खूब हंसते हुए मुझे चूम लेते थे और मुझसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे। पिता उसके, मैं उनके सामने अपने गाल कर लेता, एक पे खट्टा चुम्मा और दूसरे पे मीठा चुम्मा लेते और फिर अपनी मूछें गड़ा देते थे। इस बात में मैं झुंझला जाता था और तो पिताजी बनावटी रोना रोते थे और मैं खिलखिलाकर हंसने लगता था। तो इतनी प्यारी प्यारी सी हरकतें ये अपने पिता के साथ बता रहा है कि कितना मेरा मधुर संबंध था। पिताजी गोरस और भात को फूल के कटोरे में सान कर खाते थे। फूल का कटोरा था जैसे पीतल जैसा होता है वो दिखने में, और वो जो कटोरे होते थे पहले ऐसे होते थे जैसे चौड़े चौड़े कटोरे, ठीक है, जैसे प्लेट में वो लगी हुई हो, बड़ी सी होती थी और उसमें दीवार बनी हुई हो, तो उसमें सान कर खाते थे। माँ खिलौना खिलाने की हट करती थी तो माँ पिताजी से कहती बच्चे को खिलाने का ढंग मर्द नहीं जानते, मतलब मैं ही खिलाऊंगी इसको। 4-4 दाने का कौड़ देने से बच्चा समझता है बहुत खा लिया है। बच्चे को मुंह भर भर के खिलाना चाहिए। माँ खुद खिलाने लगती और कहती कि महतारी के हाथ से यानी माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चे का पेट भरता है। माँ खिलाती और कहती देखो ये तोते के नाम का कौर है, ये कबूतर के नाम का है, और कह रहा मैं ऐसे खूब खिला देती, ऐसे कर करके माँ खूब खिला देती। तब पिताजी खेलने के लिए कहते और हम खेलने निकल जाते। तभी अचानक कभी कभी क्या होता कि माँ अचानक मुझे पकड़ लेती और मेरे सिर पर कड़वा तेल डालकर सिर की खूब मालिश करती। मैं खूब छटपटाता और रोने लगता। पिताजी बिगड़ जाते लेकिन माँ तो उबट कर ही छोड़ती थी, यानी माथे पर फिर कभी काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, चोटी में फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता पहनाकर मुझे कन्हैया की तरह तैयार करती। मैं सिसकता रहता,
तो माँ को मजा आता है इस तरीके के काम करने में। मजा क्या आता है, बच्चों के सिर में तेल तो डालना ही पड़ता है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नहीं डालते, बहुत मचलते हैं तेल डालने में। तो इस प्रकार वो बड़ी खूबसूरती से बच्चों की हरकतों को बयान कर रहे हैं। पिताजी गोद में उठाकर मुझे बाहर ले आते और जैसे ही बाहर आते इंतजार करते हुए बालकों के झुंड को देखकर मैं सिसकना भूल जाता और पिताजी की गोद से उतरकर बालकों के झुंड में खेलने लगता। ऐसे में तरह तरह के नाटक करता। वही चबूतरे के एक कोने में सब खेल खेलते, पिताजी की नहाने वाली चौकी को लेकर उस पर सरकंडे के खंबे बनाते और कागज का टेंट लगाते, मिठाइयों की दुकान लगाते, मिट्टी के ढेलों के लड्डू बनाते, पत्तों की पूड़ी कचौड़ी, गीली मिट्टी की जलेबी, फूटे हुए घड़ों के टुकड़ों के बताशे बनाते और दुकान सजाते। तो बच्चों को बड़ा शौक आता है, उनको बहुत ही जो है रोचक लगता है कि दुकानदार बनना। मुझे लगता है दुकानदार, छोटे बच्चे बहुत नकल करते हैं दुकानदारी की, तो ऐसे वो मिठाई की, हलवाई की जैसी दुकान बना लेते। फिर क्या करते, उन्हीं ठीकरों और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनाते और हम बच्चों में से ही तो खरीदार होते और हम ही दुकानदार बनते, यानी आधे बच्चे बन जाते शॉपकीपर और आधे बच्चे बन जाते उनको खरीदने वाले ग्राहक। थोड़ी देर बाद मिठाई की दुकान बंद करके फिर अलग से घर बनाने लगते। रेत की मेड़ ही दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों का किवाड़, पानी का घी बना देते, बालू की चीनी, ऐसे ही घड़ों के टुकड़ों का प्रयोग करके जोनात तैयार करते। हम ही बच्चे पंगत में बैठे होते और पंगत में धीरे से आकर कभी कभी बाबूजी भी बैठ जाते। उनको देखते ही बच्चे घरौंदा होता ना रेत का जो बना होता उसे बिगाड़ के भाग जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और फिर कहते, अरे भाई फिर कब होगा भोज, भोलानाथ, मतलब दोबारा से मुझे कब खिलाने के लिए बुलाओगे, क्योंकि वहां पे उनकी पार्टी चल रही होती थी। पहले ऐसे ही होता था कि सब लोग नीचे बैठकर पंगत में खाया करते थे, पत्तलों में खाना खिलाया करते थे, भोजन खिलाया जाता था। तो जब उसको चिढ़ाते तो भोलानाथ एकदम शर्मा के सारे बच्चे भाग जाते। अब कभी कभी ये बच्चे बारात भी निकालते, कनस्तरों का तंबूरा बजता, आम की उगी हुई गुठलियों को घिसकर शहनाई बनती, हम में से कोई दूल्हा बन जाता, कोई समधी बन जाता। बारात चबूतरा के एक कोने से दूसरे कोने तक जाकर लौट आती थी। जिस कोने पर बारात जाती थी उस कोने को आम के पत्तों और केले के पत्तों से सजाया भी जाता था। तो अब देखो जितनी चीजें चल रही है सारे प्राकृतिक चीजों से ये बच्चे बना रहे हैं। और ना ही पहले पेरेंट्स ऐसे होते थे कि बच्चों के खिलौनों पे पैसे खर्च रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। ये सब मिट्टी में पले हुए बच्चे हैं जो वही की चीजों से, पत्तों से सजा रहे हैं, फूटे हुए घड़े को यूं इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी के ढेले के लड्डू बना रहे हैं और किसी के कोई इम्यून कम नहीं हो रहा, किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा। आप देख रहे हो ये बात। तो कहते हैं ना कि जितना मिट्टी में पलोगे उतना ही, जितना प्रकृति के पास रहोगे उतने मजबूत बनोगे। तो और उतने ही बच्चे खुश भी हैं। देखिए अब कह रहा है, लाल कपड़े से ढककर एक पालकी में दुल्हन बिठा दी जाती। बारात के लौटने पर पिताजी पालकी के कपड़े को ऊपर करके देखते थे तो हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर में बच्चों की मंडली खेती करने के लिए जुटती कि चलो आज हम खेती करेंगे। एक चबूतरे के कोने पर घिरनी कट जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। मूंज की पतली रस्सी बनाकर घिरनी पर चढ़ाकर चुक्कड़ बांध दिया जाता। दो लड़के बैल बन जाते, कोई पानी खींचने लगता, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज बनते, मेहनत से खेत बोए जाते, यानी फसल तैयार हो गई, हाथों हाथ काटती। जो माता पिता को करते देख रहे हैं उसी की नकल बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं। फिर ये कह रहे बाबूजी आके पूछते, और भाई इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ? हम सब राशि छोड़ के यानी पैसे छोड़ के भागते। इस तरीके के खेल देखते हुए बटोही जो आसपास लोग जा रहे होते थे वो भी रुक कर देखते और वो भी उसका आनंद उठाते। अगर किसी दूल्हे के आगे पालकी को देख लेते तो खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार मेहरी। तो एक बार ऐसा कहने पर एक बूढ़े वर ने हम बच्चों को बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेले से मारा था, क्योंकि वो दूल्हा बड़ा बुढ़ा था और जो उसकी दुल्हन थी बहुत सुंदर थी। तो ये बच्चे जो है उसको मजाक बनाने लगे। अब उस खूसट खबीस की शक्ल, कह रहा है लेखक, कह रहा है मुझे अभी तक याद है, न जाने किस ससुर ने ऐसा जमाई ढूंढा था, वैसी शक्ल का तो हमने कभी आदमी देखा भी नहीं। तो बच्चों को वो याद है। इसी प्रकार से वो एक और घटना बता रहा है कि एक बार जोर की आंधी आई और हम सब आम के बाग की ओर दौड़ पड़े। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और पेड़ झूमने लगे। हम सब बच्चे चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन वर्षा तो नहीं रुकी, वर्षा तो मूसलाधार होती गई और हम पेड़ों की जड़ों से सट गए। थोड़ी देर में वर्षा थमी। वर्षा थमते ही बाग में इन्हें बिच्छू नजर आए। हम डरकर भाग चले।
मगर हम में से एक बालक जो था, बैजू नाम था, जिसका बड़ा ढीठ था, वो हम भागे जा रहे थे। संयोग से रास्ते में मूसन तिवारी मिल गए। बैजू ने चिढ़ाया और कहा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक है, अब उसको बुढ़वा कह दिया, बस अब तो हो गई, गुस्सा हो गया। हम लोगों ने भी उसी के सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे भागे और हम अपने अपने घर की ओर भागे। हमारे न मिलने पर तिवारी पाठशाला गए और वहां से उन्होंने गुरुजी से हमें कहा कि ये 4 लड़के जो हैं, मतलब हमें पकड़ने के लिए, गुरुजी ने हमें पकड़ने के लिए 4 लड़कों को भेजा। जैसे ही हम घर पहुंचे, उनके 4 लड़के आके धमक गए। यानी उन्होंने जाके क्या किया, मूसन तिवारी ने स्कूल में शिकायत कर दी। स्कूल में जो गुरुजी थे, उन्होंने अपने विद्यालय के 4 लड़कों को भेजा कि इन बदमाशों को पकड़ के लाओ जिन्होंने इन्हें चिढ़ाया है। बैजू तो भाग गया, लेकिन मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब खबर ली। पिताजी को, मतलब इसके बाबूजी को जैसी पता चला, वे पाठशाला दौड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे गोद में उठाया, कुछ कह रहा रोते रोते मैंने बाबूजी का कंधा तर कर दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना करके मुझे घर ले चले। रास्ते में साथियों का झुंड मिला। वे जोर जोर से नाच गा रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेले जुआ। मतलब हमारी माँ जो है गरम गरम पुआ पका रही है। पुआ होता है मीठे पकोड़े समझ लीजिए, और हम खाएंगे पुआ तो खाएंगे पर हम जुआ नहीं खेलेंगे। ऐसे ही तुकबंदी मिला के बच्चे गा रहे हैं। उन्हें देखकर हम रोना धोना भूल गए, बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में जाकर मिल गए। हम एक साथ मकई के खेत में घुस गए, फिर चिड़िया उड़ाने लगे। एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। हमें चिड़िया उड़ाते देखकर गांव के लोग हंसते हुए कहने लगे कि चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। मतलब कि जो चिड़िया है वो बेचारे, चाहे उसकी जान निकल जाए, लेकिन ये लड़कों को क्या लग रहा है कि चिड़िया उड़ाना एक खिलौना है, चिड़िया को खिलौने की तरह ये उड़ा रहे हैं। फिर कहा, सचमुच लड़के और बंदर जो है पराई पीर, यानी दूसरे की पीड़ा नहीं समझते। बंदर और लड़के इतने शैतान होते हैं। अब एक बार की और वो घटना सुनाता है कि एक बार टीले पर चूहे के बिल को देखकर हम बिल में पानी उलीचने लगे, पानी डालने लगे। उससे चूहा तो निकला नहीं, निकल आया सांप। अरे बाबा! तो हम डर गए और रोते चिल्लाते भाग निकले। जहां तहां गिर गए, सारा शरीर हमारा लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटे से छलनी हो गई। मैं घर की ओर भागा। पिताजी जो है आंगन में ही हुक्का पी रहे थे। उन्होंने बहुत पुकारा, पर मैंने माँ की गोद की शरण ली और माँ के आंचल में जाके छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और मेरे भय का कारण पूछने लगी। कभी मुझे अंग भरकर दबाती, कभी मेरे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर चूम लेती और बहुत ही संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीस लाई। मैं सांसा करते हुए माँ के आंचल में छिपा जा रहा था। घर में कोहराम मच गया। सारा शरीर मेरा कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। आंखें खोलना चाहते थे पर आंखें खुल नहीं रही थी। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर माँ रोती और बड़े लाड से गले लगाती। इसी बीच बाबूजी दौड़े हुए आए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के अंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। यानी इसका मतलब, तो उसने कहा कि मैं जो माँ के आंचल में जो मेरे को एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही सुरक्षा की जो भावना मिल रही थी, वो मैंने पिता के मेरे को गोद में कि नहीं, मैं को माँ का ही आंचल चाहिए। कब? जबकि मुझे जो है तकलीफ है, कष्ट है, या मैं डरा हुआ हूं। तो ये बात लेखक बताना चाहता है। ठीक है, तो इसमें बच्चों 1-2 प्रश्न आप कर जाइएगा कि एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है। जैसा कि मैंने आपको इसीलिए एक एक चीज पढ़ के बताई थी कि किस प्रकार से वो, मैंने बताया, टूटे हुए घड़े से बना रहे हैं, पत्ते तोड़ के वंदनवार बना रहे हैं, किस तरीके के उनके आपस के संबंध है। वहां पर कोई उनके पास कोई भी ऐसा खिलौना नहीं है जो कि प्लास्टिक से या किसी और तरीके से निर्मित हो, बल्कि कैसे है कि सब चीजें मिट्टी से, प्रकृति की चीजों से बनी हुई हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बाहर से अच्छी दुकानों से लाकर मिट्टी देते हैं। क्ले जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि ये क्ले, ये रंग बिरंगी क्ले है, लाल, पीली, हरी, नीली, और उसमें भी हम लोग बहुत साफ सुथरे फर्श पर बस यही खेलना, ऐसा करना है ना। तो जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था ना, जो है धूल पाठ, उसमें वो बार बार गुस्सा है कवि इसी बात से कि भैया क्यों तुम्हारे सल में सितारे फीके पड़ जाते हैं तुम्हारे मिट्टी में खेलने से। तो वो ये चाहते हैं कि हम प्रकृति की ओर दोबारा बढ़े। ठीक है, तो एक तो ये बात आप जरूर पढ़ के ये करके जाइएगा, और दूसरा आप ये भी देख लीजिएगा, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक भी आप सुझा सकते हैं। वह
इसमें आप अन्य शीर्षक में आप डाल सकते हैं बचपन के वे दिन, बचपन की मधुर स्मृतियां और माँ का अंचल। तो आप जानते हैं कि वो सारा दिन पिता के साथ बिताता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा भी कष्ट में होता है तो उसको माँ का अंचल याद आ जाता है। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी। अब हम आपको मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।